डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे वह है नियंत्रण का क्षेत्र यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल। संगठन के व्यवहार में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये एक प्रबंधनात्मक कार्य तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रोफेसर हेमन के अनुसार नियंत्रण देखभाल करने की एक प्रक्रिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि नियोजनों को फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं, लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हो रही है या नहीं, यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाएं। फ्योल के मतानुसार नियंत्रण का अर्थ ये प्रमाणित करना है कि प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजना, निर्देशन और निरूपित सिद्धांतों के अनुसार किया जा रहा है। नियंत्रण प्रबंधात्मक प्रक्रिया का एक भाग है। ये दूरदर्शिता की एक प्रक्रिया है। प्रबंधक की सफलता नियंत्रण पर ही निर्भर है। यदि किसी भी संस्थान में नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा एवं समन्वय संबंधी प्रबंधकीय कार्य प्रभावी ढंग से लागू हैं, लेकिन किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो दिए हुए कुछ उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर मैकफार्लैंड का मत है कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकारी अपने अधीनस्थों के निष्पादन, निर्धारित योजनाओं, आदेशों, उद्देश्यों अथवा नीतियों के अनुसार अथवा इनके निकट करते हैं। वहीं प्रोफेसर कुंच और प्रोफेसर ओ'डonnell के शब्दों में नियंत्रण का प्रबंधकीय कार्य यह निश्चित करने के लिए कि उपक्रम के उद्देश्यों तथा उनको प्राप्त करने के लिए निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और कर्मचारियों के निष्पादन को मापना तथा उनमें सुधार करना होता है। उपरोक्त परिभाषाओं को देखें तो ये जो परिभाषा हैं इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य जिसके अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि कार्य योजनाओं, लक्ष्यों एवं नीतियों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो इसके कारणों का पता लगाकर उन्हें किसी भी प्रकार दूर किया जाना चाहिए। नियंत्रण प्रत्येक उपक्रम के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। इसके माध्यम से नियोजन एवं संगठन आदि की जांच संभव हो जाती है। नियंत्रण के माध्यम से नियोजन व संगठन की कमियों को दूर किया जा सकता है। हम देखते हैं कि नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधकीय कमियों का पता ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए का भी उपाय पता चलता है, उपाय बताता है। नियंत्रण के माध्यम से भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता जैसे अवगुणों पर भी संस्थान में रोक लगाई जाती है, जिससे प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर प्रभावपूर्ण प्रबंध किया जाता है। नियंत्रण की प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिससे कि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, इसलिए यह जरूरी है कि नियंत्रण की प्रक्रिया इतनी सरल, सुगम और समझ में आने योग्य हो कि जो नियंत्रण कर रहा है और जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है वे दोनों उसे भली प्रकार जान लें। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो अधिकारी है और जो अधीनस्थ है दोनों ही नियंत्रण की प्रक्रिया से वाकिफ हों या उनको नियंत्रण की प्रक्रिया का स्पष्टता रूप में पता चले, ज्ञान हो, जिससे कि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण के व्यवस्था के जो आवश्यक तत्व हैं अगर हम उनको देखें तो ये नंबर 1 कि नियंत्रण के उद्देश्य, लक्ष्यों के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो सके। दूसरा एक और मेन जो तत्व है कि संगठन की प्रक्रिया को कार्य रूप देने के लिए
संगठनात्मक स्वरूप अपनाना चाहिए, जिससे कि नियंत्रण प्रक्रिया प्रभावी हो पाती है। नियंत्रण की व्यवस्था उपयुक्त एवं पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अनुचित नियंत्रण जो है वो संगठन के कर्मचारियों में असंतोषप्रद और विद्रोही भावना, साथ ही कार्य संचालन में असुविधा उत्पन्न करता है। यदि नियंत्रण अपर्याप्त हुआ तो संगठन पर इसका प्रभाव नहीं होता। नियंत्रण लचीला होना चाहिए ताकि इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सके। नियंत्रण की प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नवीनताओं को शीघ्र अपनाया जा सके। साथ ही नियंत्रण की प्रक्रिया मितव्ययितापूर्ण होनी चाहिए। केवल उचित और आवश्यक वही होने चाहिए। संगठन के व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर नियंत्रण किया जाता है। ड्रकर के शब्दों में नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ तरीका स्वोद्देश्य प्रबंध है, जो नियंत्रणकर्ता को अपनी कार्य संपदा नियंत्रित करने के योग्य बनाता है। संगठन अथवा प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता सिद्ध होती है। बिना नियंत्रण के कोई भी संगठन अथवा कोई भी प्रशासन समुचित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। नियंत्रण की व्यवस्था का उद्देश्य ये देखना होता है कि संगठन अथवा प्रशासन की इकाई के कर्मचारी दिए गए आदेशों, निर्देशों और नियमों के अनुरूप काम कर रहे हैं अथवा नहीं। इस प्रकार यदि नहीं देखा जाए तो स्वाभाविक है कि संगठन का कार्य अव्यवस्थित एवं शिथिल हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से नियंत्रण के संबंध में नियंत्रण के क्षेत्र यानी नियंत्रण के विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता है। एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का क्षमतापूर्वक अधीक्षण कर सकता है? यह नियंत्रण के क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो नियंत्रण के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण नियंत्रण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। एक विचारक जो हैं डिमॉक, उनके कथनानुसार नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादन तथा उसके मुख्य साथी कार्यालयों के बीच सीधे एवं स्वाभाविक संचार की संख्या एवं क्षेत्र है। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही रखना चाहिए जितना वह कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। अधिकारी की सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है, क्योंकि मानवीय ध्यान क्या है? मानवीय ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा क्या होनी चाहिए। वास्तव में हम कहें या वास्तव में हम देखें तो कोई भी आदर्श संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है। व्यवहारिक रूप में नियंत्रण का क्षेत्र कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। ये तत्व इस प्रकार हैं। कार्य यानी कि फंक्शंस, इसका तात्पर्य है कि कार्य की प्रकृति अर्थात किस प्रकार से कार्य का नियंत्रण किया जाना है, और अधिकारी जिन व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है उनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्य की प्रकृति के समान ही है अथवा नहीं। यदि कार्यों की प्रकृति के समान है तो नियंत्रण का क्षेत्र किस प्रकार का रख सकते हैं? तो नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो सकता है, क्योंकि अधिकारी की नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है। नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाला जो एक और तत्व है वह है समय यानी कि टाइम। इससे अभिप्राय लेते हैं कि संगठन की आयु से, यानी कि यदि संगठन पुराना और व्यवस्थित है तो नियंत्रण का क्षेत्र सरलता से विस्तृत किया जा सकता है। पुराने और व्यवस्थित संगठन की तुलना में नए संगठनों में परंपराओं का अभाव होता है और उच्च अधिकारियों के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अतः स्वभावतः नए संगठन में नियंत्रण का कार्य पुराने सुव्यवस्थित संगठन की अपेक्षा कम तीव्र होती है। तीसरा जो तत्व है स्थान या प्लेस, इससे अभिप्राय कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान या भवन में केंद्रित हैं या दूर दूर तक फैले हुए हैं।
यदि एक ही स्थान में केंद्रित हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र किस प्रकार का होगा? इसमें नियंत्रण का क्षेत्र का विस्तार करना उचित होगा, पर यदि दूर दूर स्थित हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना ही उपयोगी होगा। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, इससे आशय अधिकारी या अधीक्षक और संबंधित सहायकों की क्षमता से है। किसी भी संगठन में व्यक्ति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। यदि अधीक्षक या नियंत्रण का जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा है तो उसमें नेतृत्व की असाधारण क्षमता होगी, उसके कार्य करने की गति तीव्र होती है, उसका प्रशासनिक ज्ञान बहुत विस्तृत बढ़ा चढ़ा होता है, तो वो कर्मचारियों की काफ़ी बड़ी संख्या पर नियंत्रण रख सकता है। निजी प्रशासन में इस तरह के कई हम उदाहरण देख सकते हैं, कई उदाहरण हमें देखने में आते हैं। सामान्यतः नियंत्रण विस्तार के संबंध में जिन सिद्धांतों पर सहमति पाई जाती है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, योग्यता। व्यक्तियों में भी नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति सीमित होती है और असीमित क्षमता कहीं नहीं पाई जाती। उत्तरदायित्व जितना बड़ा होता है, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है। नंबर 3, समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो जाता है। नियंत्रण विस्तार क्षेत्र निश्चित करने में बड़े विवेक से काम लेना चाहिए। सैकलर हडसन के अनुसार यदि नियंत्रण का क्षेत्र अत्यंत सीमित कर दिया जाए तो उसमें भी कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जितने भी प्रतिवेदन आएंगे उनका विस्तार से निरीक्षण किया जाएगा तथा अधीनस्थों को उनकी क्षमता का पूरा उपभोग करने के लिए प्रोत्साहन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त छोटे नियंत्रण क्षेत्र का अर्थ होगा कि आज्ञा देने वालों की मात्रा बढ़ जाएगी। वास्तव में ये बहुत कठिन है कि नियंत्रण के क्षेत्र में एक आदर्श संख्या तय की जाए। न्यूमैन एवं समर के द्वारा नियंत्रण के विस्तार को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि उच्चाधिकारी उच्च योग्यता संपन्न है तो वह अधीनस्थों की एक बड़ी संख्या पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, अन्यथा नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा। नंबर 2, यदि अधीनस्थ प्रशिक्षित, अनुभवी और योग्यता संपन्न है तो वह अपने अधिकारियों की बिना अधिक सहायता के लिए संतोषजनक ढंग से कार्य करते हैं और ऐसे अधीनस्थों की एक बड़ी संख्या पर भी सरलता से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। किंतु यदि अधीनस्थ अकुशल और अनुभवहीन है तो नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा, अर्थात थोड़े से अधीनस्थों पर ही एक उच्चाधिकारी का नियंत्रण स्थापित करना असंभव हो सकेगा। यदि उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे तो नियंत्रण का विस्तार अधिक होगा। एक और जो फैक्टर है कि यदि उच्चाधिकारी स्थायी आदेशों निर्देशों का प्रयोग करते हैं तो उनका कार्यभार काफ़ी हल्का हो जाता है और नियंत्रण विस्तार अधिक हो पाता है, क्योंकि अधीनस्थ को अपने उच्चाधिकारियों के बार बार निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इसकी हम विपरीत परिस्थिति देखें तो विपरीत परिस्थिति में नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो जाएगा। यदि अधीनस्थों द्वारा संपन्न होने वाला जो कार्य महत्वपूर्ण और जटिल प्रकृति का है तो नियंत्रण विस्तार संकुचित हो जाएगा और अर्थात कम अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। और वहीं यदि कार्य सामान्य महत्व और सरल प्रकृति का है तो एक उच्चाधिकारी अधिक संख्या में अधीनस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। यदि स्टाफ में आपसी सहयोग की भावना है और उच्चाधिकारी को स्टाफ से सहयोग मिलता रहता है तो नियंत्रण विस्तार अधिक हो सकेगा। और जहाँ उच्चाधिकारी को स्टाफ से सहयोग नहीं मिलता है तो कर्मचारी कार्य निष्पादन के मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा करते हैं और नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। एक और जो मेन घटक है वो है कि संगठन में विकेंद्रीकरण की मात्रा के अनुसार नियंत्रण विस्तार संभव होगा। यदि विकेंद्रीकरण की मात्रा सीमित होगी और उच्चाधिकारी निर्णय के मामले में
उलझे रहते हैंगे या उलझे रहेंगे तो अधीनस्थों की कम संख्या पर नियंत्रण रखना संभव होगा। नियंत्रण के क्षेत्र का नियम ये ग्रेक्युनस के स्पैन ऑफ अटेंशन यानी ध्यान के क्षेत्र से भी संबंधित है। ग्रेक्युनस के अनुसार इन संबंधों की संख्या प्रतिबंधित किए जाने वाले समूह की संख्या के साथ साथ बदलती रहती है। उन्होंने 3 प्रकार के ऐसे संबंधों का वर्णन किया है। नंबर 1 प्रत्यक्ष इकहरे संबंध यानी कि डायरेक्ट इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स। नंबर 2 प्रत्यक्ष समूह संबंध डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप्स। और नंबर 3 आड़े टेढ़े संबंध यानी कि क्रॉस रिलेशनशिप। प्रत्यक्ष इकहरे संबंध वह होते हैं जो किसी सर्वोच्च अधिकारी और उसके तात्कालिक अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत एवं परोक्ष रूप में होते हैं। और प्रत्यक्ष समूह संबंधों का अर्थ है सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के प्रत्येक संभावित मिश्रण के मध्य स्थित संबंध। और जब एक उच्चाधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो आड़े टेढ़े संबंधों का उदय होता है, आड़े टेढ़े संबंध बनते हैं। यदि देखरेख के लिए निर्धारित संख्या से अधिक अधीनस्थों को शामिल कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण की जटिलता को समझने के लिए वी.ए. ग्रेक्युनस ने एक गणितीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया है। प्रत्येक अधिकारी अधीनस्थों के नियंत्रण की जिम्मेदारी के बोझ को अपने और अपने अधीनस्थों के बीच एकल संबंधों के संदर्भ में मापता है। ग्रेक्युनस के विचार से किसी भी समूह में वरिष्ठ अधिकारी और उसके अधीनस्थों के बीच संबंधों को केवल एकल संबंधों के आधार पर ही नहीं आंका जा सकता। उसके अनुसार इसमें गुणात्मक संबंध भी होता है जो गणितीय अनुपात को बढ़ा देता है। सीधा एकल संबंध हमेशा अधीनस्थों की संख्या के अनुपात में बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बढ़ने से समूह में केवल एक एकल संबंध बनता है। लेकिन ग्रेक्युनस क्या कहते हैं? लेकिन ग्रेक्युनस के अनुसार सीधे समूह और गुणात्मक संबंध भी होते हैं जो अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने में अनेक गुणात्मक एवं सीधे सामूहिक संबंध उत्पन्न होते हैं। क्योंकि समूह में व्यक्ति पहले से ही मौजूद होते हैं इसलिए संबंधों की संख्या घातीय अनुपात में बढ़ती है। ग्रेक्युनस अपने अध्ययन के आधार पर संबंधों की संख्या की गणना के लिए एक उन्होंने फॉर्मूला डेवलप किया जिसे अधिकारी नियंत्रण की जटिलता की जांच पड़ताल कर सके। जो ग्रेक्युनस का फॉर्मूला है वो इस प्रकार है n 2n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1। यहाँ जो n है उसका अर्थ है अधीनस्थों की संख्या। n को इस फॉर्मूले में लगाने से सभी प्रकार के संबंधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपरोक्त जो ये फॉर्मूला है इसके अनुसार यदि किसी संगठन में 3 अधीनस्थ हैं तो वहाँ एकल संबंध 3 होगा और गुणात्मक संबंध 6 और सीधे समूह संबंध 9 होंगे। यदि इसमें एक और संबंध जुड़ जाए तो सीधे एकल संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे 4 ही रहेंगे। लेकिन गुणात्मक संबंध वहाँ क्या हो जाएंगे? गुणात्मक संबंध 12 हो जाएंगे और सीधे समूह संबंधों की संख्या अनुपात में बढ़कर 28 हो जाएगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी नियंत्रण के अधीन समूह में प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने से सीधे समूह संबंधों की संख्या इस हद तक पहुंच जाएगी कि सीधा नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा और कुछ मामलों में तो असंभव भी हो जाएगा। हो सकता है कि ग्रेक्युनस द्वारा जो ये प्रतिपादित सिद्धांत हैं उचित और वैध न हो, लेकिन इतना जरूर है कि अधीनस्थों की संख्या में वृद्धि से व्यक्ति और समूह के संबंध में उत्पन्न जटिलताओं को ग्रेक्युनस ने पूरी तरह हम लोग के सामने ला दिया है। कोई अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है, इस बारे में विचार करते समय ग्रेक्युनस की जो उपयुक्त संकल्पना पर सावधानी से सोचने की आवश्यकता है। सामान्यतः नियंत्रण सीमा के संबंध में जो सिद्धांत माने गए वो इस प्रकार हैं। योग्यतम व्यक्ति की भी नियंत्रण एवं निरीक्षण करने की शक्ति एवं सामर्थ्य सीमित रहती है। नंबर 2, जितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र उतना ही संकुचित होता है।
और थर्ड, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में नियंत्रण क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत हो जाता है। नियंत्रण की सीमा सिद्धांत के गुण को जाने तो नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा। उसमें जो प्रधान कार्य पर भार कम होगा, विलंब तथा भ्रम कम होंगे, सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार होगा तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी। लेकिन आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की समूची धारणा में ही परिवर्तन हुआ है। प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग, सूचना के क्षेत्र में क्रांति तथा प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हाल के वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयों में स्वचालन का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा प्रशासन को अत्यधिक तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उचित एवं तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यांत्रिक स्वचालन से नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की सीमा निस्संदेह बढ़ गई है और एक अधिकारी के लिए अब अधिक कर्मचारियों के कार्य को नियंत्रित करना संभव हो गया है। आधुनिक समय की एक अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि लोक सेवा में विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि। ये विशेषज्ञ संगठन के उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थ के पद सोपानीय या ऊर्ध्वाकार संबंध पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक विशेषज्ञ अपना अधिकार समझकर अपनी बात स्वीकार कराने के लिए हर प्रयत्न करता है। अतः संगठन की जो परंपरावादी धारणा है कि अधिकारी अधीनस्थ को चुनौती दी जाने लगी है, विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व और स्वतंत्रता की उन चाह के कारण मुख्य कार्यकारी का कार्य नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का अधिक हो जाता है। अतः आधुनिक समय में मुख्य कार्यकारी का कार्य नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का हो रहा है। थैंक यू।